नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक 24। विवेक तिवारी तुलसी को कबीर तिवारी के हत्यारों से जान का खतरा। सीएम से की अपने परिवार तथा परिवार की सुरक्षा की गुहार। कहा, लगातार हत्यारे और उनके गुर्गे दे रहे हैं जान मार की धमकियां। आदाब, मैं हूं असफरुल हक और आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक 24। आज हमारे बीच मौजूद हैं विवेक नारायण तिवारी तुलसी जी, जो कि स्वर्गीय कबीर तिवारी के भाई हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं जो ये प्रशासन और शासन के संज्ञान में लाना चाहते हैं, ताकि उन समस्याओं का संज्ञान प्रशासन और शासन ले और उसका समाधान करे। तो आइए हम पूछते हैं विवेक नारायण तिवारी जी से। जी नमस्कार, मैं विवेक नारायण त्रिपाठी तुलसी कबीर तिवारी का बड़ा भाई। और कबीर तिवारी जो कि छात्र संघ के अध्यक्ष थे बस्ती से, एपीएन डिग्री कॉलेज से, और भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे उभरते युवा नेता में से एक थे पूरे जिले में। उन लोगों को पता है काफ़ी। अभी 9 अक्टूबर को 2019 में उनका मर्डर हो गया है, दिन दहाड़े 10 बजे के करीब। मामला अभी 2 दिन पहले का है, शुक्रवार शाम 8:10 पे। मैं क्योंकि दवा का काम करता हूँ और 8:10 पे मेरे पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है, जो कि मैंने FIR में उस नंबर को दिया हुआ हूँ। और फ़ोन आते ही वो सीधा मुझको अटैक करते हैं, गाली देना कि पहला चीज़ बैठे कहाँ हो, किस जगह हो, पूछने लगते हैं घर पर हो, कहाँ हो, जहाँ हो तुम बताओ, आ जाऊँगा, तुमको तुरंत मार दूंगा जान से। फिर उसी, क्योंकि वो टेप वायरल भी हुआ है पूरा टेप, क्या मामला है उसमें, सीधा मुझको गाली देना शुरू करते हैं, गाली से बात ही करते हैं। और एक जाति विशेष के लोग एक मतलब गैदरिंग में कई लोग इकट्ठे फ़ोन छीन छीन के, कुछ और बात कर रहा है, कोई कुछ और बात कर रहा है, कहाँ हूँ, फला जगह बैठा हूँ, घर पे चढ़ के मारूंगा, जैसे कबीर मार दिया गया वैसे तुमको मारने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि कबीर के मारने के बाद मामला इस तरीके का हो गया कि लोगों का थोड़ा सा एक जाति विशेष का उनका शय ऐसा बड़ा, क्योंकि लोग बाहर रहे हैं। और मैं पर्सनली पहले इस मामले पे आता हूँ। काफ़ी देर तक वो मेरे साथ में, एक बार फ़ोन कट गया, मैंने सोचा होगा नॉर्मली आदमी, क्योंकि जब तक फिर फ़ोन मैंने टेप करना तो हो सकता है भाई हमको फ़ोन टेप करना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि मामला ऐसा है कि ये जान से मारने की बात करें तो फ़ोन टेप कर लूँगा। मैंने उसको रिकॉर्डिंग पे रख लिया, रिकॉर्ड करने लगा, रिकॉर्ड किया। उसमें तमाम सारी बातें, माँ बहन की गालियाँ, मेरे आराध्य जो ब्राह्मणों का होता है, क्योंकि आज प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुर 2 ही जातियों की लड़ाई हो रही है, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। उन लोगों ने उसी माध्यम को कहीं से निकाल के कि सीधा तुम ब्राह्मणों के लिए खड़े हो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, परशुराम जी के बारे में उल्टा सीधा, माँ कि आपकी माँ के साथ में वैसा किया उन्होंने, बहन के साथ में ऐसा कर रहा है, तमाम सारी गाली देखी कि तुमको तुरंत मार दूंगा, तुम कहाँ मिलोगे, कितने बजे मिलोगे। वो यहाँ तक कि टाइम बदल रहे थे कि कल सुबह 10 बजे तुम जहाँ मिलो वहाँ मार दूंगा, कप्तानगंज आपके बाजार में आके चढ़ के आपको मार दूंगा, जान से मारने की धमकी दिया। मैंने सीधा उस मामले को, क्योंकि शाम काफ़ी हो गया था, अपना बातचीत करके घर की तरफ निकला। रास्ते में मैंने उस बात को, क्योंकि ब्राह्मणों की बात थी कुछ उसमें और एक व्यक्ति विशेष के थे, तो एक विनय तिवारी जी है परशुराम सेना के, मैंने उनके पास में बात दे दिया। उन्होंने एसपी साहब को मैसेज वायरल किया, अपना ट्वीट डाला, और मैं एसओ साहब के पास फ़ोन कर दिया था, और कप्तानगंज एसओ साहब और बाकी फुटहिया पुलिस चौकी, क्योंकि उन्होंने अपना गांव और अपने गांव का नाम और अपना नाम बेधड़क खुलेआम बता रहे थे उसमें धमकी में। तो इसलिए वो फुटहिया चौकी का मामला था, बेलाड़ी और मैरीपुर 2 गांव का नाम वो ले रहे थे, अपना नाम भी बता रहे थे। तो इस वजह से मामला गंभीर था, क्योंकि वहीं के लोग कबीर को भी मारने वाले नामजद अभियुक्त में से हैं और आज खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। तो इस वजह से मैंने उस मामले को हल्का ना समझते हुए चौकी पर भी बताया और एसओ साहब को भी बताया। मामला तुरंत प्रशासन ने एक्टिव होकर काम किया। रात को करीबन में 11 बजे हमारे पास एसपी साहब फ़ोन करते हैं, हमको तुरंत थाने से सुरक्षा के रूप में सिपाही दिया गया। मामले को संज्ञान में लेके 2 अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार किया गया एसओजी के माध्यम से।
और बाकी तीसरा भी कल शाम को सरेंडर किया। उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बट सिचुएशन मेरे सामने वो नहीं है कि वो पकड़े गए, गाली दिए थे, बंद है, प्रशासन कार्रवाई करेगी। प्रशासन को हमारी पूरी बात और शासन को मेरी पूरी बात सुनने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। ये तो एक आम मामला है, मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि मेरे साथ घटना हो रही है आए दिन। और प्रॉब्लम ये है कि कबीर तिवारी के मर्डर के बाद किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अगर मेरे साथ उचित तरीके की हुई होती तो आज मेरे सामने ये प्रॉब्लम नहीं आती कि कोई खुलेआम अपना नाम और गांव बताकर हम पे अटैक करता है कि आपको जान से मार दूंगा, चढ़ के मारूंगा, घर भर को मारूंगा, घर पे चढ़ के मारूंगा। ऐसा उन्होंने पूरा बोला। वो वीडियो वायरल, क्लिप वायरल है, जो रिकॉर्डिंग है। जिन लोगों ने ये किया, क्या वो अब सलाखों के पीछे हैं? नहीं, जो कबीर के मर्डर केस की मामला आती है बात, क्योंकि बात वहीं से उठती है कि अगर कबीर मर्डर केस में जो नामजद अभियुक्त थे, अगर अभी जो फिलहाल मामला था, हाँ, ये ऑडियो वाले मामले में 3 लोग, क्योंकि गैदरिंग में काफी थे, वर्तमान में 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। तीनों लोग में 2 लोगों का वहां से चला हो चुका था, वो न्यायिक हिरासत में 15 दिन के लिए गया है, 14 दिन की। तो बाकी ये कभी थाने पर कल हमको पता चला 6 बजे के करीब में सरेंडर किया है। बट बात सिचुएशन कुछ और हो जाता है ना। मामला कहीं से ही शुरू होता है, अंत कहीं जाके होता है। छोटे छोटे बच्चों का वो हैसियत है कि वो जान मार सकते हैं। वो मुझको ऑलरेडी पहले दिन से खतरा था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि आपके जिले के कुछ लोगों को नहीं भरोसा होगा, बाकी सारे लोगों को भरोसा है कि राजनीतिक छवि कबीर की बहुत तेजी से उभर रही थी। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कबीर काम कर रहे थे, प्रॉपर्टी डीलर वगैरह 2-4 प्रॉपर्टियों में उन्होंने अपना भी पूंजी कुछ ना कुछ लगाया था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे थे, जो कि मुझको नहीं पता था। मैं पता करने लगा तो प्रॉपर्टी भी मेरे लिए खतरा है, राजनीतिक छवि, क्योंकि कबीर के साथ जितने लोग आते थे मैं नहीं जानता हूँ, वो हर चौराहे पर है, हर गांव में है, हर थाने से हैं, उनके अंतर्गत वो आते हैं, तो वो हमको हर जगह बुला सकते हैं। मैं उनके निमंत्रण में जाऊंगा, मैं उनके दुख सुख में जाऊंगा, क्योंकि वो सामाजिक हो चुके थे। अब वहां जाने का मतलब ये है कि मैं खुद नहीं समझ पाता हूं कि मैं किस खतरे को वहां पर पा जाऊंगा। वो मेरे साथ में कौन सा व्यवहार कर सकते हैं, वहां कौन अपना है कौन पराया है। तो इस वजह से, क्योंकि वो सामाजिक थे और समाज छोड़ा नहीं जा सकता है, लोग पूछते हैं तो वहां खड़ा होना पड़ेगा। तो फिलहाल आप मीडिया के माध्यम से क्या सहयोग चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से एक ही सहयोग चाहता हूं कि मेरे भाई के मर्डर केस में भी प्रशासन और शासन ने पूरी सक्रियता नहीं दिखाई, ना तो उसको न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की तेजी आई। मामला वहीं का वहीं आज भी पड़ा है, क्योंकि सर्वप्रथम मामले को सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे पूरे जिले के सारे प्रतिनिधि। हमको सीबीआई नहीं मिला, हम सब धरने पर बैठे। हमको एसआईटी में हमारे सांसद जी ने बोला कि आपको एसआईटी गठित हो गई, आपको मिलेगी। फिर हमारे प्रभारी मंत्री जी के द्वारा लिखा, पहले के ही बनाए सांसद जी ने जो कहा था कि आपको एसआईटी मिलेगी, तो क्या मिली आपको? नहीं मिला। यही कष्ट है कि हमको हमारे प्रभारी मंत्री जी पहले सीबीसीआईडी जांच जो है बिना हम सबसे पूछे, बिना हमारे किसी हस्तक्षेप के उन्होंने हमको सीबीसीआईडी जांच दे दिया। और सीबीसीआईडी जांच पता नहीं क्या की हुआ है 8 महीने में, हमको वो भी नहीं पता है वो कर क्या रहा है। जबकि सारे नामजद अभियुक्त वही जो पहले 4-5 दिन के अंदर जो पकड़ लिए गए थे, पकड़े थे। जो मेन अभियुक्त था अभिजीत सिंह, वो लखनऊ में आर्म्स एक्ट में पकड़ा गया, कट्टे के चालान में। वो भी यहाँ किसी प्रकार का उसका बयान सार्वजनिक नहीं हुआ। बाकी और जितने भी नामजद अभियुक्त हैं सब बाहर ही घूम रहे हैं। तो सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए वही है, क्योंकि मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस केस को देखना या दौड़ना, या तो समाज को देखना, या उनकी प्रॉपर्टी का जो काम था उसको देखना, मैं अकेला ही करता हूँ। तो इस वजह से मेरे लिए ये सारे लोग इकट्ठे होकर आज कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि उनको पता है मेरे न रहने से उनका राजनीतिक फायदा हो सकता है, उनको व्यवसायिक फायदा हो सकता है, उनको कबीर के केस में बेनिफिट हो सकता है। तो मेरे साथ कभी भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा तो मुझको अपने जान की चिंता है, क्योंकि मैंने अपने भाई को खोया हुआ, मेरे परिवार को देखने वाला आज कोई नहीं है। अगर मेरे साथ कोई घटना होता है तो वृद्ध माँ बाप हैं, नहीं। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट देखना पड़ेगा। और समाज है, आज अगर लोगों को ये हो गया होता कि एक उभरता हुआ चेहरा, एक नौजवान मार दिया जाता है दिन दहाड़े करीब 10 बजे, और सारे लोग हम सबके पक्ष को रखते भी नहीं हैं,
जबकि हमारे द्वार पर कानून मंत्री आए, शिक्षा मंत्री आए, खेल मंत्री आए, तमाम ऐसे विधायक और नेता आए, जिले के सारे प्रतिनिधि वहां पर आए, और इसके बावजूद भी कबीर जैसे व्यक्ति को न्याय ना मिलना, ये बहुत चिंताजनक बात है हमारे परिवार और समाज के लिए, सारे नौजवानों के लिए। और सारे नौजवान किस ऐसे उद्देश्य को लेके इस प्रशासन और शासन पर भरोसा करें, जब कबीर जैसे उनके जो एक नेता उभर रहे थे, और ऐसे व्यक्ति को जब न्याय नहीं मिला, उसमें देरी रही। और अगर मैं मानता हूं प्रशासन ने हमारे साथ बहुत गलत करने की कोशिश किया, कबीर को कई रूपों से गलत दिखाने की कोशिश किया, मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि अगर राजनीतिक मामले को छोड़ दिया जाए, पर्सनल कोई भी मामला कबीर के ऊपर किसी भी प्रकार का हो कि जिससे वो अपराध के वजह से देखे जाते हैं, आपराधिक नजरिए से देखे जाए कि वो अपराधी थे, तो आजीवन हमारा परिवार समाज को मुंह नहीं दिखाएगा, निकलेगा नहीं बाहर। हम हर चीज भूल के अपना जिला छोड़ के चले जाएंगे अगर कोई इसको प्रमाणित सिद्ध कर दे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं दो बात यहाँ कहना चाहूंगा तुलसी जी। जैसे जब कबीर की हत्या हुई तो मौके पे 2 लोग शायद गिरफ्तार हुए थे मौके से जी, और जो अभिजीत का नाम आपने लिया वो गिरफ्तार हुआ था लखनऊ में, ठीक है। तो उसमें ये एक चीज अलग हो गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि क्योंकि कबीर का बहुत सक्रिय नेता था भाजपा का जी, तो क्या सांसद ने जो SIT जांच के लिए कहा था जी, क्या वो हुआ? नहीं, आपका सहयोग सांसद जी ने किया? नहीं, सहयोग तो सांसद जी का पूरा हमारे साथ रहा, लेकिन सांसद जी ने जो SIT जांच का ये बोला धरने पर कि यहाँ कोई SIT जांच गठित हो गया, प्रमुख सचिव के द्वारा हमको लेटर मिल गया है, ये बात सरासर गलत निकला। हमको SIT नहीं मिला, हमको ठगा गया। और हमारे साथ आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्योंकि कबीर तिवारी जी सक्रिय नेता थे भाजपा के, और सांसद जी ने, हरीश द्विवेदी जी ने आपको ये SIT जांच का आश्वासन दिया था। झूठा आश्वासन था ये, बस मैं यही जानना चाहता हूं। झूठा आश्वासन दिया क्योंकि इसमें पहले से CBCID ये सब अपना कर चुके थे, और आज तक CBCID ने हमारे केस को बिगाड़ने के सिवाय बनाया नहीं है। हम जिससे हाई कोर्ट में इनके खिलाफ लड़ भी रहे हैं, आपत्ति भी दाखिल किए हुए हैं, क्योंकि हमने मांगा नहीं है, और हमको आश्वासन देके, झूठा आश्वासन देके हमारे साथ में पूरी पार्टी ने हमारे साथ छल किया। वो सब तो भाई जांच का विषय है जी, वो सब उससे अलग होके मैं ये चाहूँ, फिलहाल आप शासन और प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमारे मीडिया के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? मैं शासन और प्रशासन से एक ही चीज चाहता हूँ कि ना रहने के बाद व्यक्ति कुछ नहीं करता है, मुझको जिंदा रहना है जी। मुझको अपने भाई के सपने को लेके आगे चलना है, उसको न्याय दिलाना है, उसके न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। मेरा जिंदा रहना जरूरी है। मेरा मर्डर कभी भी लोग करा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने परिवार का अकेला भरण पोषण करने वाला हूँ, समाज को देखने वाला हूँ, हर काम को देखने वाला मैं ही हूँ, और मेरे साथ सारे लोग मिलके मेरा मर्डर करवा सकते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे हैं और मैं अकेला हूँ इस लड़ाई में। इस वजह से मैं प्रशासन से और शासन से एक ही अनुरोध करूंगा कि मेरी सुरक्षा सार्वजनिक तौर पे लोगों को पता चले कि मुझको कौन सी सुरक्षा मिल रही है, 1 दिन की है, 10 दिन की। अभी तो हमको सुरक्षा प्रशासन ने हमको तत्काल दिया है, लेकिन वो कब तक दिए हैं? पर्सनली 1 दिन के है, 4 दिन के लिए है, या परमानेंट के लिए है? और क्योंकि लड़ाई हमारा 1-2 दिन के लिए नहीं है ना। वो आज मुझको धमकी दे सकते हैं, वो कल भी हमको अटैक कर सकते हैं। 4 दिन शांत रहेंगे, 5वें दिन हम पे अटैक कर देंगे, क्योंकि समाज में तो निकलना है, अपने काम को देखना है, लोगों के बीच में रहना है। माँ बाप के भरण पोषण के लिए हमको 2 रुपए का इंतजाम करने के लिए बाहर कमाने जाना है। तो इस वजह से जब मैं बाहर रहूंगा तो कहीं पर भी मेरे जान का खतरा है, वो मुझ पे अटैक कर सकते हैं। तो मुझको ये चीज की जानकारी, आश्वासन मेरे चाहने वालों को, मेरे परिवार को और लोगों को मिलना चाहिए कि मेरी सुरक्षा किस तरीके की, कब तक रहेगी, मैं सुरक्षित रहूंगा या नहीं रहूंगा। हो सकता है कुछ भी मेरे साथ, तो मेरी बात कम से कम आप तक पहुंचे, शासन तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, क्योंकि न रहने के बाद व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। मुझको जिंदा रहना है, लड़ना है। बिल्कुल विवेक जी, आपकी बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से ये बात शासन प्रशासन दोनों तक ये बात पहुंचेगी, और मैं उम्मीद रखता हूं कि शासन और प्रशासन इस बात का संज्ञान ले, क्योंकि कोई घटना होने से पहले अगर उसकी सूचना दे दी जा रही है तो ये शासन और प्रशासन की फिर जिम्मेदारी हो जाती है कि अगले व्यक्ति को या उसके साथ कोई
घटना या दुर्घटना ना हो। धन्यवाद।